हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया अध्याय है कोशिका जीवन की इकाई। ठीक है, क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर है कोशिका जीवन की इकाई। इस लेसन के आज से इस वीडियो से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग कोशिका और कोशिका से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है? तो देखो कोशिका क्या होती है, आप सभी ने देखा होगा ना कि प्रत्येक चीज है ना, जितनी भी चीजें दुनिया में है किसी न किसी चीज से मिलकर बनी। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है ना, उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जैसे आप ईंटा ले लीजिए, ईंटा सब लोग जानते हो ना, उसको आप जब पीसेंगे ना तो छोटे छोटे महीन कण मिलते हैं आपको। तो क्या समझ में आता है ना कि ये कण छोटे छोटे मिल करके बहुत सारे होते हैं, फिर ईंटे का निर्माण होता है। उसी तरीके से जो हम लोगों का ये शरीर इतना बड़ा दिख रहा है ना, इतना बड़ा दिख रहा है, इसमें भी ना कोशिकाएं होती हैं। मतलब वही कोशिकाएं मिल करके बहुत सारी जब कोशिकाएं हो जाती हैं तो एक बहुकोशिकीय शरीर का निर्माण होता है जो हमें प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई देता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ना कि जो कोशिकाएं होती हैं वो शरीर का निर्माण करती, किसका निर्माण करती? शरीर का निर्माण करती। इसकी एक स्पष्ट परिभाषा भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिया हुआ है कोशिका शरीर की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, कोशिका की अगर परिभाषा पूछी जाती है, कई बार पूछी भी जाती है, ऐसा भी नहीं, तो कई बार पूछी भी जाती है, तो हमें ये चीज है पता होना चाहिए कि हाँ रचनात्मक इकाई होती है। रचनात्मक का मतलब कि कोशिकाएं ही मिल करके शरीर का निर्माण करती हैं। दूसरा क्रियात्मक इकाई होती है, मतलब कि जीवन की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सभी कहाँ संपन्न होती हैं? कोशिका के अंदर। ठीक है, अब क्रियात्मक का मतलब कि जो कार्य होते हैं, जैसे मान लो ऊर्जा का उत्पन्न होना, ऊर्जा का उत्पन्न होना, ऊर्जा कहाँ से मुक्त होती है भैया? आप सभी ने एटीपी एडीपी के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, माइटोकांड्रिया के बारे में पढ़ा होगा। तो ये माइटोकांड्रिया कहाँ होता है? कोशिकाओं के अंदर ही होता है। तो समझ में आ रहा है ना कि जीवन की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सभी कहाँ पर संपन्न होती है? कोशिकाओं के अंदर। ठीक, तो अब आपको परिभाषा समझ में आ गई। परिभाषा के बाद एक थोड़ा सा हम इस पर भी जिक्र करना चाहेंगे। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है, कई बार 9th के बच्चे भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, कई बार होता है सेल का मतलब बच्चे समझ लेते हैं बैटरी वाला सेल है ना, टार्च वाला सेल, तो ऐसा नहीं है। अब आज से इस वीडियो के बाद से हम लोग जब भी बायोलॉजी पढ़ेंगे और सेल का यूज करेंगे तो सेल का मतलब होगा कोशिका। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? दो चीजें हमने आपको बताई, पहले आपको हमने बताई कोशिका किसे कहते हैं, दूसरा कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि भैया कोशिका की खोज कब और किसने की थी? तो ये भी देखो सामने लिखा हुआ है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में की थी। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। अच्छा, इन्होंने जो खोज किया था वो इनकी एक पुस्तक आई थी माइक्रोग्राफिया, इसी में इन्होंने अपनी इस खोज को लिखा था, जिसमें उन्होंने जानते हो क्या लिखा था? क्या लिखा था वो तो हमें भी नहीं पता लेकिन उसी में लिखा था क्योंकि कई जगह पर पढ़ने में आया ऐसा। अब अच्छा, उसमें इन्होंने बताया था कि ये एक कोई प्रयोग कर रहे थे जिसमें आप लोगों ने देखा होगा जब आप लैब में जाते हैं, केमिकल्स के जो लैब होते हैं ना, रसायन विज्ञान वाले लैब, तो वहां पर शीशी रखी होती है। शीशी के ऊपर आपने देखा होगा लकड़ी से बंद रहती, ढक्कन नहीं होता उसमें, लकड़ी से बंद रहते हैं, लकड़ी से बंद रहते, कार्क, उसको कार्क बोलते हैं। मतलब एक लकड़ी होती है जिसको कार्क की लकड़ी बोलते हैं। तो रॉबर्ट हुक ना उसको छील रहे थे और छील करके पता नहीं उनके मन में क्या आया और उन्होंने इसको कार्क जो ऊपर लगा था उसको छील रहे थे और पता नहीं क्या आया मन में, उन्होंने देखा सूक्ष्मदर्शी में
तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दे। कैसी भैया? मधुमक्खी के छत्ते के जैसी संरचना दिखाई दी। अब आप सब लोग छत्ता तो जानते हैं ना, उसमें ऐसे करके एक दूसरे से जुड़ी होती हैं बहुत सारी मधुमक्खी के छत्ता, वैसे करके इन्होंने दिखाई। अब इनको नई चीज पता लगे, फिर इन्होंने बताया कि सभी जीवों में यह चीज पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला, अब आपको यहां से समझ में आ गया ना कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में की थी। यह तथ्य उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छापा था। अब उसके बाद किसमें किया था? कार्क एक लकड़ी होती है उसमें किया था, पेड़ का है, समझ सकते हैं आप धीरे धीरे। दूसरा जब देखा तो कैसे दिखाई दिया? मधुमक्खी के छत्ते जैसे। अब देखो, कार्क की लकड़ी थी तो निर्जीव था। कैसा था? निर्जीव था कि नहीं था? निर्जीव था। अब उसके बाद कार्क का टुकड़ा तो निर्जीव होता। अब मन में आता है यार, सजीव कोशिका की खोज किसने की? क्योंकि भैया निर्जीव कोशिका की खोज किसने कर दी? इसको देखो घुमा के हम यहाँ पे किए। निर्जीव कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक 1665। अब क्या हुआ? तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। 1674 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक आए, ये भी अपना पता नहीं क्या कर रहे थे, जाने अनजाने में खोज कर दी। आप सभी ने नाम सुना होगा, वैज्ञानिक का नाम है एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक, है ना? सब लोग नाम से परिचित हो, हमें भी पता है भैया, क्योंकि ये नाम कौन भूल सकता है, क्योंकि यही तो थे जिन्होंने जीवाणु की खोज की थी, है कि नहीं? बहुत बार पूछा जाता है कि जीवाणु, जैसे इंग्लिश में हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं, तो बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये जानते हो किस देश के थे? ये थे भैया, एक देश का नाम है हॉलैंड, ठीक, वहां के रहने वाले। अब जानते हैं इन्होंने कैसे खोज की? ये इनके एक थी दुकान चश्मे की। तो चश्मे की जब दुकान थी तो ना ये दांत खुरच रहे थे अपना, तो दांत खुरच रहे थे, तो इसमें उसी दांत के मैल को उन्होंने, दांत की मैल में इन्होंने कुछ जीव देखे, ठीक है, जिन्हें इन्होंने एनिमल्क्यूल्स नाम दिया था। एनिमल्क्यूल्स, जिन्हें इन्होंने एनिमल्क्यूल्स नाम दिया था। बाद में इन्हें जीवाणु कहा गया, बाद में कहा गया। जानते हो भैया, ये इनका दिया हुआ नाम नहीं है, ये किसी दूसरे वैज्ञानिक का दिया हुआ नाम है। तो ये चश्मे का काम कर रहे थे, दांत खुरच रहे, जैसे सब लोग बैठ के नहीं करते अपना घर पे कुछ ना कुछ खाली टाइम में किया करते, दांत को खुरचे। पता नहीं क्या मन में आया, इन्होंने उसमें देखा, चश्मे की दुकान थी, 2-3 लेंस लगाए होंगे, देखा तो इन्हें दिखाई कि अरे यार ये तो क्या है, चल रहे हैं। इन्होंने फिर उन सजीवों को क्या कह दिया? एनिमल्क्यूल्स। बाद में इन्हीं को कहा गया जीवाणु। तो इस तरीके से एक सजीव कोशिका की खोज, एक सजीव कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की। समझ में आ गया ना? कई चीजें हमने देखो अब आपको बता दी। कोशिका किसे कहते हैं बताया, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अब उसके बाद हमने बताया कि कोशिका की खोज कब और किसने की थी, निर्जीव कोशिका। उसके बाद हमने बताया कि भैया अगर हमने यहाँ निर्जीव कर दिया तो मन में क्वेश्चन आता है कि भैया सजीव कोशिका की खोज किसने की थी, तो उसका भी हमने बताया कि हाँ भैया सजीव कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया। कैसे किया हमने वो भी बता दिया। अब उसके बाद थोड़ा सा और जानते हैं। आप लोग अगर लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं। हम इसको मिटाते हैं और 3 के बाद हम चौथा नंबर अब पढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं और ये भी, ठीक है। चलो चौथा पॉइंट है एक कोशिकीय जीव
आप सभी ने नाम सुने होंगे। इंग्लिश में इन्हें यूनिसेलर एनिमल्स बोल सकते हैं आप, जीव है। ऑर्गन बोल देंगे, छोड़ो एनिमल्स लिखे दे रहे हैं, देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कंफ्यूजन लग रहा है मुझे यहाँ पे, है ना, जीव को क्या बोलेंगे। तो एक कोशिकी को यूनिसेलर एनिमल्स बोल देंगे, या ऑर्गन शायद सब यूज करते हैं, ये मुझे क्लियर याद नहीं, काम करते मिटा ही देते हैं, जितना पता है उतना ही बताते हैं कि नहीं। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। अब थोड़ा सा मन में आता है, देखो कई बार, अब आप सबको तो पता है कि दुनिया में जितने भी जीव है ना, सब बने हुए हैं भैया इससे, कोशिका से मिलकर बने, जितने भी जीव हैं सब मिलकर बने हैं कोशिका से। अगर कोई भी जीव एक ही कोशिका में अपना जीवन यापन करता है, एक कोशिका में अपना पूरा जीवन यापन करते हैं, तो हम उन्हीं को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब आपका मन में उदाहरण आना चाहिए, कौन कौन से, अमीबा, और क्या लिखते हैं भैया, पैरामीशियम लिखे दे रहे हैं, ये सब एक कोशिकीय जीव, ठीक है। पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु, मतलब कुछ भी लिख सकते हो जो बस एक कोशिकीय होना चाहिए, आदि। तो ये समझ में आ गया ना कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। अब उसके बाद, अब अच्छा, एक कोशिकीय जीव जब मन में पढ़ लेते हैं ना, तो मन में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि भैया बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। उसको भी अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिरकार बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव, इसको समझते हैं और उदाहरण देखो, अगर कोई जीव एक ही कोशिका में पूरा जीवन यापन कर लिया, जैसे अमीबा एक कोशिकीय होते हैं ना, पूरा जीवन एक ही कोशिका में गुजार देते हैं, ठीक है। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा मेरे मन में उदाहरण आ रहा है, देख लो, गरीब आदमी, कुछ आदमी होते हैं ना ऐसे, गरीब नहीं कह सकते, लेकिन कुछ आदमी ऐसे होते हैं ना जो एक ही कपड़े में पूरा जीवन यापन कर लेते हैं। इसको आप कपड़ा समझ लो, ठीक है, और इसको आप समझ लो ये कोई आदमी है। लेकिन कुछ आदमी क्या करते हैं, कपड़े बदलते हैं या फिर बहुत सारे कपड़े अपने पास ले आते हैं, ठीक है। उसी तरीके से है यहाँ पर, अगर कोशिकाएं विभाजन करने लगे, क्या करने लगे, विभाजन करने लगे, मतलब कोशिकाएं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, अगर ऐसे बढ़ने लगेगी ना, तो फिर निर्माण होता है बहुकोशिकीय जीव का। अगर कोई भी जीव की कोशिकाएं विभाजन करती हैं, कोशिका विभाजन करते हैं और बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, तो फिर हम उस जीव को कहेंगे भैया बहुकोशिकीय जीव। इसमें उदाहरण के लिए आप अपना लिख लीजिए, सबसे पहले मनुष्य, हाथी, डाटा आदि। समझ में आ गया ना ये चीज। तो ये है बहुकोशिकीय जीव, समझ में आ गया। तो ये रहा भैया कोशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम लोग सबसे पहले कोशिकाओं को बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, आपको कुछ चित्र दिखा देते हैं कि आखिरकार जंतु कोशिका जो होती है वो कैसे होती है और पादप कोशिका होती है वो कैसे होती है। सबसे पहले आप जंतु कोशिका का चित्र देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें देखो आपको बहुत सारे कोशिकांग दिखाई देते हैं। मतलब कोशिकांग का मतलब जानते हो क्या होता है? कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं ना, उन्हीं को कोशिकांग कहते हैं। जैसे इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है ना, और गाल्जिका दिख रहा है, केंद्रक दिख रहा है, तो ये सब क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। अब उसके बाद दूसरा देखते हैं, पादप कोशिका का आप लोग चित्र देख लीजिए, ये देखिए, है ना। इसमें देखो थोड़ा सा अंतर है, इसमें सबसे बाहर एक लेयर पाई जा रही है, ठीक है। इस लेयर को, जो परत होती है, जो सबसे बाहरी परत है, इसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
कोशिका भित्ति कहा जाता है। अब ये जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति के अंदर कई सारे कोशिकांग हैं। इनको इसमें भी आप हरित लवक विशेष रूप से देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी सब कोशिकांग होते, थोड़ा बहुत अंतर होता है। हमने पौधों और जंतुओं में अंतर बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या तो आप प्लेलिस्ट में जा करके स्वयं से भी देख सकते हैं, ठीक है, वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये रहे जंतु का कोशिका और ये पादप का कोशिका, और इन्हीं कोशिकाएं बहुत सारी मिलती है ना तो बड़े पौधे का निर्माण होता है। हम लोगों के शरीर में भी ऐसी कोशिकाएं मिलती हैं, तो हम लोगों के शरीर का निर्माण होता है, ठीक। तो इस तरीके से अब आज की इस वीडियो में हमने केवल कोशिका के बारे में पढ़ा, कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, साथ में कोशिकाओं के प्रकार, जीवों में कितने तरीके के होते हैं, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं, मतलब छोटी छोटी चीजें देखी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, कोशिकावाद के बारे में पढ़ेंगे और कोशिकावाद को समझेंगे कि आखिर कोशिकावाद कब और किस वैज्ञानिक ने दिया था, और क्या ये कोशिकावाद मतलब क्या है, सिद्धांत को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।